हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके फॉरेस्ट गार्ड का पेपर, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखो पहला प्रश्न है कि छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है आपका, ठीक है। तो देखो भैया, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए, यहाँ पे इसलिए लगा है ना, तो ये भैया आपके दो वाक्यों को जोड़ दे रहा है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं तो आपको इसकी जगह, इसलिए की जगह अगर कहीं पे और दिख गया, ठीक है, एव दिख गया, तथा दिख गया, या दिख गया, अथवा दिख गया, ठीक है, और इसलिए दिख गया, और आपका अतः, किंतु, परंतु, लेकिन दिख गया, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके संयुक्त वाक्य हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, मतलब इसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहीं पे आपके रचना के आधार पे, तो देखो भैया, रचना के आधार पे वाक्य होते हैं आपके तीन, ठीक है। एक होता है आपका, यहीं पे देख लो आप, सरल वाक्य, ठीक है, जिसे आप और साधारण वाक्य भी कह देते हो, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। फिर होता है आपका संयुक्त वाक्य। ये तीन ही होते हैं आपके रचना के आधार पे, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा, सर आपने बता दिया कि ये तो आपका संयुक्त वाक्य है, तो सरल वाक्य क्या होता है। देखो भैया, अगर मैंने लिख दिया पंकज खाता है, पंकज खाता है, ये आपका सीधा से एक सरल वाक्य हो गया, ठीक है। अगर मैंने वहीं पे मिश्र वाक्य अगर मैं कोई लिखना चाहूँ तो मैंने लिख दिया भैया, गोपाल ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, कि वह कल आ रहा है, कल आ रहा है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है ना। दोनों आपके मिक्स हो गए हैं। चलो, समझ गए चीज़ें। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो देखो भैया, अंडमान और निकोबार में जो शासन और शिक्षा की भाषा है वह है आपकी हिंदी, ठीक है। हिंदी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और राजधानी क्या है आपकी अंडमान निकोबार की, वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। इतना भी आपने याद में रखना है। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो देखो, वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उज्ज्वल, ठीक है ना। दो आधे जो आते हैं, आप कितना आपने ध्यान रखना है उज्ज्वल में, ठीक है। फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हमारा जो चौथा प्रश्न है वह है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है, ठीक है, नाम एवं पदनाम होता है। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वह होगा आपका बाईं ओर शीर्ष पर, ठीक है, बाईं ओर शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखो क्या होता है, जब भी आप लिखती हो ना एक अर्ध सरकारी पत्र, तो आपने पहले ऊपर यहाँ पे पत्र संख्या लिखनी होती है, ठीक है, कुछ भी लिख दो, 56 लिख दो, 12 लिख दो, ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने अपने नाम लिखना होता है। मान लो आपका नाम है गोपाल राम, ठीक है ना, गोपाल, ठीक है ना। यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दिया। अब अपनी पोस्ट लिख देना, मान लो आप अपर सचिव हो, ठीक है, अपर सचिव हो। फिर इसके यहाँ पे को आपका वो पड़ता है, जैसे आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया, आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिख रहे हो, भारत सरकार, दिल्ली हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे दिनांक लिख दी, तो इस साइड क्या आ रहा है आपका, यानी आपके बाईं ओर शीर्ष पर। तो देखो यहाँ पे बाईं ओर शीर्ष पर आता है आपका, ठीक है, प्रेषक का नाम व पता, ठीक है। बातें आप समझ गए। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा पांचवा प्रश्न है कि ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता है ईमेल आधुनिक है, तो आप सीधा सा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही लगा दोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो भैया, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है, ठीक है ना। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का आपका उदाहरण है वह है आपका मौसेरा भाई, ठीक है ना। ऐसा विशेषण शब्द जिसका उपयोग किसी भी वस्तु या व्यक्ति से आप संबंध बताने के लिए करते हो, उसी को हम कह देते हैं ये आपका संबंध संज्ञा विशेषण है, ठीक है। चलो फिर देखो भैया, आपका जो सातवां प्रश्न है वह है, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकार का मतलब क्या होता है भैया, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। तो जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, यानी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो आपके अविकारी शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, अविकारी शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या होते हैं अविकारी शब्द, उदाहरण में मैं बता दूं, अब लिख दिया, कब लिख दिया, ठीक है ना, क्यों लिख दिया, पर लिख दिया, मैं लिख दिया, बहुत कम, हाँ नहीं, लेकिन जल्दी, ये सभी लिख दिया, ठीक है ना। लिंग वचन के आधार पे नहीं बदलते हैं। जैसे आपने किसी लड़के के लिए लिख दिया, अब वह जा रहा है,
ठीक है ना। अब फिर वहीं पे आप इसी अब का यूज़ आप लड़की के लिए भी कर सकते हो। अब वह जा रही है, ठीक है ना, तो कोई परिवर्तन हो रहा है इस अब में? नहीं हो रहा है ना। तो आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखो हमारा 8वां प्रश्न है कि कुछ आसन में संधि है, ठीक है। तो देखो भैया कुछ आसन यानी इसमें आपकी दीर्घ संधि होगी, ठीक है ना। आपने यहाँ पे कुछ लिखा, इस कुछ का औ आ गया आपका, ठीक है ना। आपने प्लस आसन लिखा और इस आसन में आपका प्लस आ बाहर आ गया, ठीक है। तो ये और आप आपके आ बनाते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि में आपके ज़्यादा नियम नहीं है, मैं बताऊं तो, ठीक है। ये औ प्लस औ भी आपका आई बनाता है, ठीक है ना। और आ प्लस औ भी आपका आई बनाएगा और ई प्लस छोटी ई भी आपकी बड़ी ई बनाएगी और ई प्लस बड़ी ई भी आपकी बड़ी ई ही बनाएगी और ऊ प्लस बड़ा ऊ भी आपका ऊ ही बनाएगा, ऊ प्लस बड़ा छोटा ऊ भी आपका ऊ ही बनाएगा, ठीक है। यही नियम है आपके, बस इन तीनों को याद कर लो, आपकी पूरी दीर्घ संधि जो है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो देखो कुछ आसन हो गया ना, कुछ आसन यानी ये होगा आपका कुछ शासन, ठीक है। कुछ शासन हो गया, ठीक है। ये जो आ की मात्रा है ये शा में लग जाती है भैया, कुछ शासन हो गया आपका, ठीक है ना। दीर्घ संधि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो भैया अब हमारा अगला प्रश्न है कि 9वां प्रश्न, ठीक है ना। हमारा 9वां प्रश्न है कि नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो देखो भैया नीली इमा, नीली इमा, इमा आ रहा है ना, तो आपका इमा क्या हो जाएगा भैया? एक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रत्यय की तो आप कह देना कि भैया जो शब्दों के लास्ट में लगते हैं ना उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है भैया? उपसर्ग जो पहले लगते हैं आपके शब्दों में उन्हें हम उपसर्ग कह देते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं और ईमा शब्द से और क्या क्या आता है, देखो महिमा भी आता है, मही इमा, ठीक है। महिमा आ गया, गरी इमा, ठीक है, गरिमा आ गया, पूर्णिमा, पूर्णिमा भी आता है आपका, ठीक है। तो इमा में प्रयुक्त प्रत्यय आपके ये सभी हैं, ठीक है। और भी हैं आपके। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो हमारा जो 10वां प्रश्न है ना वह है पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है क्या है? पूर्ववर्ती यानी पहले होने वाला, ठीक है, पहले होने वाला। तो इसका जो आपका उल्टा शब्द है विपरीतार्थिक वो होगा आपका परवर्ती, ठीक है। क्योंकि परवर्ती का जो मतलब होता है वो क्या होता है भैया? बाद में होने वाला, बाद में होने वाला। तो आशा करता हूँ आप चीज़ें समझ रहे होगे। अब देखो हमारा 11वां प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। आपने अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। पहला है आपका वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हैं, ठीक है। तो हमारा देखो अशुद्ध वाक्य पहला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कैसे? देखो पशु उड़ते हैं भैया और पक्षी आपके चरते हैं, तो हमारा पहला ही ये अशुद्ध वाक्य हो गया, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा 11वें का। फिर देखो 12वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है क्रिया के आपके दो भेद होते हैं, एक तो सकर्मक एक अकर्मक। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या होता है भैया? ठीक है, सकर्मक क्या होता है? जिन क्रियाओं के कार्य का फल का जो प्रभाव है ना वो कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता है, ठीक है, उसी को हम सकर्मक कह देते हैं। तो अगर आप ऐसे नहीं समझोगे तो एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लो मैंने लिखा अध्यापक, अध्यापक ने लड़के को पीटा, लड़के को पीटा, लड़के को पीटा, ये आपका सकर्मक का उदाहरण है, ठीक है। अब देखो अध्यापक क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ता हो जाएगा ना, कर्ता हो जाएगा। और देखो अध्यापक ने लड़के को पीटा, ठीक है, लड़के को पीटा यानी ये लड़का क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, ठीक है। अब लड़के को पीट रहा है तो अध्यापक द्वारा जो पीटने का कार्य का फल जो मिल रहा है ना, अध्यापक क्या कर रहा है भैया? पीट रहा है। किसको पीट रहा है? लड़के को। तो ये फल किसको मिल रहा है भैया? फल किसको मिल रहा है? फल का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? लड़के पे पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा यही कहती है जिन क्रियाओं के कार्य का फल का प्रभाव, ठीक है ना, जो फल है यानी प्रभाव है वो कर्ता को छोड़ के कर्म पे पड़े, यानी इसका पीटने का जो प्रभाव है वो लड़के पे पड़ रहा है। अध्यापक तो मार दे रहा है भैया, ठीक है, तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा। समझ गए? अब अकर्मक भी बता ही देता हूँ चलो फटाफट, ठीक है। अकर्मक, अकर्मक होता क्या है? देखो अकर्मक यानी जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पे ही रहता है, ठीक है, जो कर रहा है उसी पे रहेगा। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी पढ़ता है, ठीक है, विद्यार्थी पढ़ता है, इसमें देखो पढ़ता है आपकी क्रिया हो गई और जो आपका करता है वो विद्यार्थी हो गया, ठीक है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पे ही रहता है। अब विद्यार्थी तो पढ़ रहा है आपका, तो फल भैया विद्यार्थी पे ही होगा, तो ये अकर्मक हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझे होगे। तो देखो अब है 13वां, बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो देखो जो आपकी बघेली है ना, वह आपकी पूर्वी हिंदी की भाषा है। ठीक है ना, बघेली हो गई, और आपकी अवधी हो गई, ठीक है, और आपकी छत्तीसगढ़ी हो गई, ये सभी क्या है आपकी पूर्वी हिंदी है। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। और इसी के साथ आप पश्चिमी हिंदी भी याद में रख लो। ब्रज भाषा हो गई, ठीक है ना, ब्रज भाषा हो गई, हरियाणवी हो गई, और बुंदेली हो गई। ठीक है, फिर आप सभी को पता है बिहारी होती है, बिहारी भाषा में आ गई आपके मगही, भोजपुरी, और आपकी मैथिली। ठीक है ना, ये सभी आ जाती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप चीज़ें समझे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 14वां प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो घोड़े का जो पर्यायवाची होता है वो अश्व भी होता है और हय भी होता है। ठीक है ना, क्या होता है, हय भी होता है। ठीक है ना, और घोटक भी होता है। ठीक है, घोटक भी होता है। चलो भैया अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो हमारा 15वां प्रश्न है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। तो देखो भैया जो पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं पारपत्र। ठीक है ना, पारपत्र कहते हैं। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर प्रेषक पत्र कहते होंगे, तो नहीं कहते हैं। ठीक है, प्रेषक पत्र का मतलब होता है कि कोई वस्तु कहीं से किसी के पास अगर आप भेज रहे हो, तो उसमें जो पत्र लगता है उसे प्रेषक पत्र कहते हैं। पारपत्र को सीधा सा आप पासपोर्ट कह देते हो। ठीक है, तो देखो जो हमारा 16वां प्रश्न है वह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था। तो देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ना जो पत्रिका का संपादन किया था वो किया था भैया 1923 में मतवाला का। ठीक है ना, मतवाला का। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। ठीक है, और अगर यहीं पे बात आई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो देखो भैया इनके जो काव्य संग्रह हैं वो भी कुछ याद में रख लो। ठीक है, जैसे अनामिका हो गया। ठीक है, अनामिका, चलो अच्छे से लिख देता हूँ, लेख थोड़ी सी खराब हो रही है मेरी। अनामिका, ठीक है ना, अनामिका है इनका काव्य संग्रह। परिमल है, परिमल भैया याद कर लेना, ये दो तो याद कर ही लेना। एक और एक्स्ट्रा याद कर लो, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता है। ठीक है ना, और इनका एक और उपन्यास है, उपन्यास भी याद कर लो, उपन्यास। ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अप्सरा, अप्सरा और अलका। ठीक है, अलका, ये दो उपन्यास है, इसमें अप्सरा याद कर लेना है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय या मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं। तो भैया इसको क्या कहते हो आप, टिप्पण कह देते हो। ठीक है ना, सीधी सी बात है। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, तो क्या कर रहे हो आप, कोई आपके पास पत्र आया, ठीक है ना, कहीं से किसी विभाग से आया, सरकारी कार्यालय से, उसकी लैंग्वेज ऐसी आई कि हाँ आपको सब कुछ बताना है, तो आप एक अपने से एक टिप्पण बनाएंगे और अपने जो है विभाग में उसको दे देंगे। ठीक है ना, क्या होता है भैया टिप्पण, टिप्पण को समझ लो। फिर आप किसी भी विचाराधीन पत्र को ना सुगम और सरल बनाने के लिए भैया जो टिप्पणी लिखते हो ना उसी को हम टिप्पण कह देते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये सरकारी कार्यालयों में यूज़ होता है आपका टिप्पण। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है देखो, प्रतिवेदन। ठीक है, प्रतिवेदन भी याद कर लो। विज्ञप्ति आपको पता ही होगा, निविदा भी पता ही होगा। तो प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। ठीक है ना, क्या होता है इंग्लिश में, रिपोर्ट होता है इसका मतलब अगर आप कभी भी कोई नियम के विरुद्ध काम कर रहा है ना ऑफिस में, अगर उसकी लिखित सूचना किसी संबंधित अधिकारी को देते हो तो वो आपकी एक रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी प्रतिवेदन हो जाएगा। तो देखो अब हमारा 18वां प्रश्न है कि निम्न में से दंतोष्ट ध्वनियाँ, ठीक है, दंतोष्ट ध्वनियाँ हैं, तो ये हो गई आपकी प और फ हो जाएगी। ठीक है ना, और प और फू वैसे तो आपके ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है ना, और व जो है ये आपके ये आपका दंतोष्ट होता है। ठीक है ना, चलो समझ गए चीज़ें। अब इसमें ध्वनि की बात आई है तो दंतोष्ट ध्वनि हो जाएगी प और फ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, यानी 19वां प्रश्न है। ठीक है, कि मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेल्डिंग कहानी का मुख्य पात्र है। तो देखो आप सभी ने ये कहानी कभी पढ़ी होगी। तो इसका जो मुख्य पात्र है वो है यशोधर बाबू।
ठीक है। क्या होता है इस कहानी में, तो देखो इसमें दो पीढ़ियाँ आपकी दिखाई जाती है, ठीक है। दो पीढ़ियों के अंतराल को दिखाया जाता है। एक तो आपकी पुरानी पीढ़ी यानी जो यशोधर बाबू की पीढ़ी है, ठीक है ना। यशोधर बाबू की पीढ़ी एक आदर्श और मतलब मूल्यों से जुड़ी होती थी। और फिर एक उनके बेटे की पीढ़ी, ठीक है ना, यानी कह सकते हो आप नई पीढ़ी, ठीक है, जो सिर्फ जीने में विश्वास रखती थी, आदर्श और मूल्यों को कम मानती थी, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया आपकी कहानी का एक छोटा सा कह सकते हो आप संक्षेप में, ठीक है। फिर देखो जो आपका 20वां प्रश्न है वह है कि स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। उसको आप सीधा सा कह दोगे अनुवाद कहते हैं, ठीक है। चलो फिर अब देखो हमारा जो 21वां प्रश्न है ना वह है कि यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो कब क्यों घोषित किया गया था, वो किया गया था सन 2005 में, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। कब हुई थी स्थापना, स्थापना हुई थी आपके फूलों की घाटी की 1982 में, ठीक है। 1982 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। मतलब कह सकते हो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है, ठीक है, 1982 में। तो आप स्थापना ही कहोगे, ठीक है। कहाँ है भैया फूलों की घाटी, चमोली में है, ठीक है, चमोली में। और इसकी खोज किसने करी थी, खोज 1931 में एक था आपका फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। और यहाँ से कौन सी नदी बहती है, यहाँ से आपकी पुष्पावती नदी बहती है, ठीक है ना। और कौन से पर्वतों के बीच है ये भी याद रख लो फिर, नर और जो आपका गंधमादन पर्वतों के बीच है आपकी फूलों की घाटी, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ भी है, जोशीमठ है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो अगला प्रश्न है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो देखो दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो सीधी सी बात है आपको गिनने, 1 2 3 4 हो गए, ये एक ये बड़ा वाला 5। अब इसमें 5 हो गए यानी इसमें भी 5 होंगे, 5 10, ये 15, ये 20, ठीक है। आपने यहाँ पे भैया 20 लिख लो, ठीक है। इसको कट करके साफ करके यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ। अब आपने 20 लिख दिए तो आप देखो भैया 20 लिख दिए तो 1 2 3 4, एक ये बड़ा वाला 5 प्लस 5 कर दो, ठीक है। 20 प्लस 5 कर दिया आपने। फिर इसको मिटा देते हैं। अब देखो और देखते हैं फिर, ठीक है। और के कितने हो गए हमारे टोटल, ये मिटा दो। और तो देखो अब देखो ये हो गए, एक यहाँ पे भी तो है फिर आपका बीच में, ये तो जोड़ा ही नहीं, ठीक है ना। एक ये हो गया, ठीक है ना। और ये भी नहीं जोड़ा था, 2, ठीक है। आप 2 ऐसे बनेंगे, फिर आपका बनेगा ये वाला बीच वाला 3, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये 3 बनेगा। फिर एक आपका ये बनेगा फिर 4, ठीक है। फिर एक ये बनेगा आपका 5, ठीक है। तो प्लस 5 ये हो गया 20 और 10 कितना होता है 30। तो आपके टोटल 30 बन रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो 23वां प्रश्न है हमारा, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो देखो भैया जो आपके छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ हुई है, लाखा मंडल से। लाखा मंडल कहाँ है आपका, देहरादून में, ठीक है ना, देहरादून में, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना। अब बड़े फिर आगे क्यों, तो देखो एक और है यहाँ पे तालेश्वर, इसको भी याद ही कर लो फिर भैया, आप इतना कर ही दियो तो इसको भी याद कर लो। तालेश्वर हमें अल्मोड़ा से मिलता है, ठीक है। इसमें हमें पौरव वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। लगभग आपका 6ठी शताब्दी का है। और इसमें बाड़ाहाट दिया है, इसको भी देख ही लो फिर। बाड़ाहाट का है उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में। यहाँ से हमें एक त्रिशूल लेख प्राप्त होता है, ठीक है। चलो अब बड़े फिर आगे की ओर। तो अब हमारा जो 24वां प्रश्न है ना वह है, राम महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। यानी राम महेश और मोहन, ठीक है, बैडमिंटन खेलते हैं, बराबर बैडमिंटन कर लो। महेश रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं, यानी महेश, ठीक है ना, और आपका रमेश और क्या ये प्रमोद जो है वो टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना। फिर देखो महेश रमेश और राम, यानी महेश, ठीक है ना, और आपका रमेश और राम ये क्या खेलते हैं भैया, शतरंज खेलते हैं, यानी चेस खेलते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है फिर, कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है, ठीक है। तो कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है, तो यहाँ पे आपको राम दिखाई दे रहा है सबसे फर्स्ट में, और ये तीसरे नंबर पे फिर से राम आ गए हमारे, ठीक है ना। तो बैडमिंटन और जो चेस है वो खेलते हैं भैया राम जी, ठीक है। चलो राम कर लो। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो
हमारा जो 25वां प्रश्न है ना, वह है उत्तराखंड राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई। आप सभी को पता है, कई बार आ गया प्रश्न 1874 में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो हमारा जो 26वां प्रश्न है ना, वह है कि भैया प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो आपने सीधा सा देखना है और देखोगे तो 6 4 10, ठीक है ना, 6 4 10 और 10 4 14, 14 यहाँ पे लिख लो भैया, 14 लिख लिया आपने। तो 14 और फिर एस, एस कितने नंबर पे आता है आपका, 19वें नंबर पे आता है ना एस, 19वें नंबर पे। तो 14 5 19 कर लो। ठीक है, 14 5 19 हो गया, यानी जुड़ रहा है सब में 5। ठीक है, तो देखो ये वाला लॉजिक लगा के देखते हैं फिर। तो देखो आपने 5 लिखा और फिर 10 और 8 हो गया आपका 18। ठीक है, और 18 और 5 ये हो गया 23। ठीक है, 23, 23 + 5 कितना होता है भैया, 23 + 5 होता है आपका 28। ठीक है, 28 यानी 26 अक्षर होते हैं, तो ये 2 आ गया, यानी AB आएगा भैया, सही लॉजिक बैठ रहा है। ठीक है, तो देखो 7 4 कितना होता है, 7 4 11, 1 12। अब ये 12 + 5 हो गया, और 12 + 5 कितना होता है भैया, 12 + 5 होता है 17। तो 17 में आपका क्यू आ रहा है। ठीक है, तो देखो फिर अब इसको जोड़ो, 5 5 10 2 12। तो देखो 12 में आपका क्यू ही आ रहा था, तो आपका क्यू हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गई चीज़ें। तो देखो इसमें हमारा क्यू बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 27वां प्रश्न है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। तो देखो भैया ये जो उद्देश्य था ना, इसमें मेधावी छात्राओं को उत्तम शिक्षा देने का उद्देश्य था इसमें। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो अब देखो हमारा जो 28वां प्रश्न है, वह है यंग इंडिया के संपादक थे। तो वो महात्मा गांधी थे, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, यंग इंडिया आ गया तो डायरेक्ट आप महात्मा गांधी लगा देना। ठीक है, कब कराया था इन्होंने इसका संपादन यंग इंडिया का, 1919 में। ठीक है, कुछ चलो कुछ और चीज़ें भी याद रख लो फिर, अगर समाचार पत्रों की बात आई गई है तो। एक आया था आपका इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन कर लेना। ठीक है, तो ये जो था ना, ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने प्रकाशित किया था 1903 में। ठीक है, 1903 में। फिर एक अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो हरिजन नाम लिख लेना, हरिजन। ठीक है ना, 1932 में गांधी जी द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, मतलब इसका संपादन किया जाता है। अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो अब हमारा जो 29वां प्रश्न है, वह है कि आसन बैराज विहार का संबंध है। तो देखो भैया जो आपके आसन बैराज विहार का संबंध है, वो है आपका चिड़ियाओं से। ठीक है ना, चिड़ियाओं से आते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ, और आपका आसन बैराज है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। चलो हम बढ़े फिर आगे की ओर। तो देखो भैया आपका जो EU यानी यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। ठीक है, तो यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो है आपका ब्रुसेल्स में। ठीक है ना, ब्रुसेल्स में है, और यहाँ पे आपके लगभग आपके 27 यूरोपीय, जो आपके यूरोपीय महाद्वीप देश हैं, उनका एक संगठन है। ठीक है ना, 27 का। कब बना था, 1993 में आपका ये बना था ये संगठन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो भैया गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाल हितकारिणी जो सभा की स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी 1901 में। ठीक है, इसी को आप गढ़वाल यूनियन भी कह देते हो। तो 1901 में स्थापना होती है। और एक और चीज़ यहाँ से याद रख लेना, चलो, कि जो आपकी सरोला सभा है ना, गढ़वाल में एक सरोला सभा भी तो थी, उसकी स्थापना कब हुई थी, जो कि तारादत्त गैरोला जी के प्रयासों से हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1904 में। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रख लेना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो 32वां प्रश्न है, वह है कि निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखो भैया इसमें जो आपका कथन सत्य होता है ना, तो इसमें आपके 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना, 15 न्यायाधीश होते हैं, और जो कि 9 वर्षों के लिए केवल जो राष्ट्रीय संघ होता है उसके महासभा द्वारा, ठीक है, और सुरक्षा परिषद चुनता है उसे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़े फिर आगे की ओर। तो देखो अब देखते हैं हम आपका 33वां प्रश्न। तो हमारा जो 33वां प्रश्न है वह है उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ठुसको है। तो देखो भैया ठुलखेल होता क्या है, आप सभी को पता है कि जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र में ये प्रचलित एक आपका नृत्य गीत है, जो कि रामायण है। रामायण से संबंधित जो गीत होते हैं उसमें ये
रामायण से संबंधित मतलब गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी रामायण इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा 34वां प्रश्न है वह है शिक्षा, ठीक है ना, और प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है। सीधी सी बात हो गई, अगर आप शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, अपनी प्रशिक्षण पे या स्वास्थ्य पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक मानव पूंजी हो जाएगी। ठीक है ना, मानव पूंजी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 35वां प्रश्न है न्योली है। तो न्योली क्या है भैया, एक वन गीत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो अगला प्रश्न है हमारा, 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है, वह निवासी थी। ठीक है, ये मेरे ख्याल से करंट का ऑप्शन है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार गैस कर लेता हूँ कि अब भैया 3 बार विश्व चैंपियन रही है तो अमेरिका की होगी। ठीक है ना, चलो ऑप्शन बी इसमें मैंने सही लगा दिया। फिर भी इसको एक बार रीचेक कर लेना, वैसे करंट का है और काफ़ी पुरानी करंट हो गई है। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो 37वां प्रश्न है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे। तो देखो भैया, गढ़वाली फिल्म जगवाल के जो निर्देशक थे वो थे पराशर गौड़ जी। ठीक है ना, पराशर गौड़ जी थे, और ये आपकी पहली गढ़वाली फिल्म थी। ठीक है, पहली गढ़वाली फिल्म थी। अगर मैं बात करूँ सन की, तो ये 1981 में मेरे ख्याल से बनना शुरू होती है और 1983 में आ जाती है। ठीक है ना, चलो इतना भी आपने ध्यान में रखना है, एक बार रीचेक कर लेना अगर मैं इनके सन में थोड़ा सा गलत हूँगा तो। ठीक है, कि 1981 में बनना स्टार्ट होती है, 83 में आ जाती है करके। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है यानी 38वां प्रश्न है वह है, दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 1 1 दिया है, 4 के बाद 8 दिया है, फिर 9 के बाद 27 दिया है, तो आपके माइंड में क्या आएगा भैया, ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब है, और ये क्या है भैया, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 होता है, ये 2 का क्यूब है। ठीक है, 8 होता है, और ये 3 का स्क्वायर है। 9 होता है, 3 तिया 9, और ये 3 का क्यूब है भैया। 27 होता है, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आएगा, सबसे पहले स्क्वायर होगा, यानी 4 को 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो 39वां प्रश्न है वह है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया। तो देखो भैया, कुमाऊं कमिश्नरी स्वतंत्र होती है 1839 में। ठीक है, और इस समय जो आपके कमिश्नर होते हैं कौन होते हैं, वो होते हैं लुशिंगटन, लुशिंगटन। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो हमारा जो 40वां प्रश्न है ना वह है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो वो दीवानी जो प्रदान की थी वो की थी भैया शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है ना, अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना कि रॉबर्ट क्लाइव कौन सा युद्ध लड़ता है। ठीक है ना, और कौन सा युद्ध लड़ता है, 1765। लो आपको सन भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप मेरे को बताना 1765 में कौन सा युद्ध होता है। ठीक है, तो देखो भैया, अगर मैं बात करूँ शाह आलम की, तो ये 1765 में एक संधि करता है, 1765 में एक संधि करता है जिसे बोला जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि करता है, किसके बीच होती है, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच होती है ये संधि आपकी। इसमें क्या होता है ना, जो शाह आलम है 26 लाख रुपए दे देता है। ठीक है, 26 लाख रुपए के बदले जो आपका बंगाल है और बिहार की है दीवानी दे देता है 26 लाख के बदले। ठीक है, चलो अब समझ गए होंगे चीज़ों को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो अगर मैं बात करूं आपके 41वें प्रश्न की, तो वह है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था। तो वो गठन कब हुआ था भैया, इसका सन 2005 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे गुरु शिखर भैया हिमालय में नहीं है, ये आपकी राजस्थान में है। ठीक है ना, राजस्थान में है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो आपका 43वां प्रश्न है वह है, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वनाग्नि का एक प्रकार नहीं है। आप अपने रूप व आकार के अनुसार, तो ट्री फायर तो बिल्कुल ही नहीं है भैया। ठीक है, चलो अब बढ़ें फिर आगे की ओर। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो देखो भैया, जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है ना आपकी, वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। और आपने क्या क्या चीज़ें याद में रखनी है, देखो कि बैठक तो आपकी 9 दिसंबर 1946 को होती है, फिर 11 दिसंबर, 11 दिसंबर, ठीक है ना, 11
दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भारतीय संविधान सभा का एक स्थायी अध्यक्ष आपका चुना जाता है। ठीक है, फिर आ जाओ 29 अगस्त 1947 को क्या होता है भैया, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो उनकी अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन होता है। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन होता है। फिर इसके बाद आ जाओ आप 26 नवंबर 1949 को क्या होता है भैया, संविधान आपका बन के तैयार होता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान आपका बन के तैयार हो जाता है। फिर 26 जनवरी में आ जाओ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाता है। ठीक है, अब फिर 45वां प्रश्न है हमारा कि बाल गंगा सहायक नदी है। बाल गंगा किसकी सहायक नदी है भैया, यह है आपकी भिलंगना की। ठीक है ना, भिलंगना की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ से निकलती है आपकी भागीरथी। ठीक है, और भागीरथी नदी की सहायक नदी भिलंगना नदी है। ठीक है, यहाँ से आपकी भागीरथी निकलती है, बी लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। फिर यहाँ से ये निकली तो यहाँ पे आपकी भिलंगना मिलती है। ठीक है ना, भिलंगना मिलती थी। ठीक है ना, जहाँ पे मिलती थी वो कहाँ पे था भैया, वो पुरानी टिहरी था। अब पुरानी टिहरी आपका जलमग्न हो गया, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बाल गंगा मिलती थी। ठीक है ना, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ी तो यहाँ पे आपका फिर ये देवप्रयाग आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे देवप्रयाग आ गया, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। ठीक है, यहाँ से अलकनंदा आती है, वहाँ से भागीरथी, फिर यहाँ पे देवप्रयाग, फिर यहाँ से आपकी गंगा के नाम से आगे नदी बढ़ती है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो 46वां प्रश्न है ना, वह है निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है। तो वास्तविक निवेश है यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है भवनों का निर्माण, इसका मतलब रियल इस्टेट से है। ठीक है ना, रियल इस्टेट से है। वैसे होता है, अगर आप भविष्य में एक पर्याप्त आय प्राप्त करना चाहते हो तो आप एक बड़ी रकम लगाते हो। ठीक है ना, आप बॉन्ड खरीदते हो, शेयर खरीदते हो, उसे भी हम एक आप कह सकते हो वास्तविक निवेश कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है भैया आपका भवनों के निर्माण से, रियल इस्टेट से। ठीक है ना, चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो जो हमारा 47वां प्रश्न है ना, वह है उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो वो हुई थी आपकी कब भैया, एक आपका संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम आया था 1916 में। तो 1916 में हो जाती है आपकी, ठीक है, नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत। हम पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 48वां प्रश्न है व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया, उनके उपन्यास है। तो देखो उनके उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो वो थे आपके 2019 में मिला था ना, तो कागज़ की नाव के लिए उन्हें मिला था। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया था। तो देखो भैया जो आपका पथिक शुरू किया था वो तो गंगोत्री नेशनल पार्क ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये करंट के क्वेश्चन है वैसे। फिर देखो आपका अगला प्रश्न है कि रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर, तो यहाँ पे मान लो रमेश बना दो, रमेश का घर बना दो, अपने घर की ओर 15 मीटर चलता है। ठीक है, अब दक्षिण की ओर कह रहा है तो भैया ये नीचे को आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, ये 15 मीटर आ गया, चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब आप देखो, अब रमेश का अब ये नीचे की ओर जा रहा है तो इसका जो बायां होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, और दायां इस साइड होगा। तो आपको बाएं जाना है तो आप बाएं जाओ भैया, आप बाएं मुड़ते हो। ठीक है, कितना 20 मीटर चलती हो। ठीक है भैया, आप 20 मीटर चल गए। फिर एक बार आप फिर से आप बाएं मुड़ कर 15 मीटर चलते हो, यानी फिर से आप बाएं मुड़ रहे हो, यानी बाएं ऊपर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये हो जाएगा बाएं, तो आप बाएं मुड़ो फिर भैया, आप बाएं मुड़ गए और आप 15 मीटर फिर चलते हो। वह अपने घर से कितनी दूरी पर मतलब अपने घर से कितनी दूरी पर, वह किस दिशा पे है। ठीक है, तो भैया आप वो तो हो गया आपका पूर्व दिशा पे, और यहाँ से देखो जितनी इसकी दूरी होगी उतनी तो इसकी भी दूरी होगी ना, तो यहाँ पे 20 मीटर इसकी दूरी आ गई। ठीक है, तो 20 मीटर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 20 मीटर पूर्व की ओर है। ठीक है, तो देखो भैया अब हमारा जो अगला प्रश्न है ना वह है निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था। ठीक है, यहाँ पे अकबर से मिलने की बात हो रही है। हाँ, आप डायरेक्ट ये मत करना कि गरुड़ ज्ञानचंद लगा दिया। जो गरुड़ ज्ञानचंद है ना वो तो मिलने किससे गया था भैया, गरुड़ ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया था। ठीक है,
फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया था और ये दिल्ली सल्तनत में जाने वाला आपका पहला राजा था। कौन? गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, तो ये तो इसमें हमारा आंसर नहीं है, तो आंसर क्या है अभी? है इसमें रुद्रचंद है। क्यों है रुद्रचंद? क्योंकि जो अकबर है ना, अकबर ने इसे नागौर युद्ध में भेजा था। ठीक है, आप यहीं से ये याद कर लोगे कि जब भैया नागौर युद्ध में भेजा होगा तो ये अकबर से मिलने भी गया होगा, फिर मुगल बादशाह अकबर से। ठीक है, चलो अब बड़े फिर आगे की ओर। इसमें हमारा सही आंसर क्या है? रुद्रचंद। ठीक है, तो फिर हमारा अगला प्रश्न है कि 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? तो वो चलाई थी बीना दास जी ने। ठीक है, बीना दास इसमें हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो 53वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं? तो इसमें हमारा जो सीधा सा आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन जी। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है। चलो एक सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ, याद रखना हमेशा। 1870 लिख लो और यहाँ पे कर लो डिबेटिंग क्लब। ठीक है, डिबेटिंग क्लब लिख लो। ठीक है, फिर देखो 1871 लिख लो, 1871 अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार लिख दिया आपने। फिर 1903 लिख लो भैया, 1903 में क्या होता है? हैप्पी क्लब की स्थापना होती है, हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। ठीक है, फिर 1912 में क्या होता है? 1912 में आपके अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, और फिर 1916 में आप सभी को पता है कुमाऊं परिषद बनता है, और 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपने याद में रखनी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो देखो वायु की गति मापी जाती है, वो मापी जाती है एनीमोमीटर से। ऑप्शन सी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहीं पे थर्मामीटर की, तो जैसा कोई आप सभी को पता है, अगर आपको बुखार आएगा तो किससे चेक करोगे? आप थर्मामीटर से चेक करोगे। ठीक है, इसमें बैरोमीटर भी दिया है। बैरोमीटर क्या होता है? जो वायुमंडल है, वायुमंडल के दबाव को मापता है। ठीक है, दबाव को मापता है, इतना भी आपने ध्यान में रखना है। और इसमें हाइग्रोमीटर को भी देख लो फिर आप। हाइग्रोमीटर क्या करता है? जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है उसको मापने के काम आता है। ठीक है, फिर देखो हमारा जो 55वां प्रश्न है ना, वह है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है भैया? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अब आप एक और चीज़ यहाँ से याद में रख लेना कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था आपका। ठीक है ना, कब हुआ था? 1992 में हुआ था, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या हुआ था भैया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा हमारा प्राप्त हुआ था। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। फिर देखो हमारा जो 56वां प्रश्न है वह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तो आप सीधे से कह देना, वह है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है ना। फिर देखो जो हमारा अगला प्रश्न है, यानी जो हमारा 57वां प्रश्न है, वह है अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है। तो देखो भैया अस्कोट वन्य जीव विहार जो संरक्षित है ना, वह है आपका कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से आपने और क्या क्या चीज़ याद में रखनी है कि 1977। ठीक है ना, 1977। वैसे इससे पहले भी अगर मैं बात करूँ तो 1972 लिख लो। 1972 में क्या होता है भैया? कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए ना 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत एक आपका कस्तूरी विहार बनाया जाता है। ठीक है ना, कस्तूरी विहार बनाया जाता है। फिर क्या होता है? फिर आ जाओ भैया 1977 में। 1977 में आपकी स्थापना होती है मेहरोणी कस्तूरी मृग अनुसंधान की, मेहरोणी कस्तूरी मृग अनुसंधान की। ठीक है, फिर 1982 आ जाओ भैया। 1982 में चमोली में काचूला खरके की स्थापना होती है। ठीक है ना, चमोली में काचूला खरके की स्थापना होती है। फिर आ जाओ भैया 1986। 1986 में क्या होता है भैया? इस अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना होती है। ठीक है ना, समझ गए। चलो बड़े फिर आगे की ओर। तो अब हमारा जो 58वां प्रश्न है वह है, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया था। वो तो अनुमान किया गया था भैया बगीचाशीय मिन्हाज जी द्वारा। ठीक है, चलो ऑप्शन 20 में हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वैसे इनकी मृत्यु हो जाती है सन 2005 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है वह है कि वर्तमान चमोली जिले में किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? तो जैसा कि आप सभी को पता है, वो मलारी गांव में खोजे गए थे। ठीक है ना। उत्खनन का कार्य किसने किया था भैया? सन 1956 में वो किया था शिव प्रसाद डबराल जी ने। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जी ने। इन्हीं को आप क्या कहते हो? चारण भी कह देते हो उन्हें। ठीक है, आप इन्हें चारण के नाम से भी जानते होगे। और इसी मलारी गाँव से हमें 5.2 kg का सोने का
मुखौटा भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो 60वां प्रश्न है वह है, भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो भदौरिया जी की नियुक्ति की गई थी। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो भैया, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? यमुना नदी की बात आई है, तो देखो भैया, जो एक बांध बन रहा है आपका किसाव बांध। ठीक है ना, किसाव बांध क्या है कि जो आपका वैसे तो टोस नदी पे है। ठीक है ना, कौन सी नदी पे? टोस नदी पे। ठीक है, और ये बन रहा है उत्तराखंड और हिमाचल की इसमें बराबर की हिस्सेदारी मानी गई है। ठीक है ना, टोस नदी पे बन रहा है, और ये टोस नदी है आपकी यमुना की सहायक नदी, इसीलिए मैंने इसमें आपका खिंचाव लगा दिया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा, वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी, यानी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि शिक्षक ने, वह उसकी पत्नी, मतलब वह उसकी पत्नी के ससुर, मतलब पत्नी का ससुर क्या हो जाएगा? उसकी पत्नी का ससुर, यानी उसके पापा हो जाएंगे। ठीक है ना, उसके पापा की पत्नी, उसके पापा की पत्नी कौन होगी भैया? उसकी मम्मी होगी। ठीक है, उसकी मम्मी होगी, उसकी मम्मी के इकलौते पुत्र, उसके इकलौते पुत्र, यानी वो आप खुद की बात कर रहा है भैया। ठीक है ना, इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री, यानी खुद की जो लड़की, यानी उस अपनी पुत्री की बात चल रही है। लड़की और शिक्षक से क्या संबंध है? लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? यानी उसकी बेटी है वो, यानी पुत्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो देखो, हमारा जो अगला प्रश्न है 63वां प्रश्न वह है कि पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है वह आपका उत्तराखंड। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यानी 64वां प्रश्न है वह है, तीसरे चित्र में x का मान क्या होगा? तो देखो भैया, x का मान होगा, इसमें आपने क्या करना है, ये 36 लेना है, फिर 4 करना है, तो काटो तो ये हो जाएगा आपका 4 नम 36। ठीक है, 9 आ गया, फिर 6 और 2 को जोड़ दो, 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया ना, तो 8 की आपने गुणा कर दी। ठीक है ना, 8 नम 72 हो गया। ठीक है, तो देखो ये आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है सही? तो 3 से 24 को काटोगे तो कितना होगा? ये होगा आपका 3 अट्ठे 24। ठीक है, और 6 4 10। ठीक है, तो 10 गुणा 8 आपका बीच में 80 आ गया, तो सही बन रहा है हमारा ये। तो आप यहाँ पे भी देख लो भैया। ठीक है, तो आपने काटा है 8 6 48। ठीक है, 8 6 48 काटा, और 12 4 16 होता है, तो 16 और 6 16 6 96। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि, यानी 65वां प्रश्न, मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है? तो जाता है भैया किसको? अजय पाल को। ठीक है, अजय पाल को जाता है धूली पाथा चलाने का श्रेय। लगभग आपका 2 kg का था ये धूली पाथा, लगभग की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, और अगर मैं बात करूँ अजय पाल की, तो लगभग 1512 में इसने अपनी राजधानी जो है देवलगढ़ भी स्थापित की थी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो हमारा 66वां प्रश्न है वह है कि तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स था उस समय गवर्नर जनरल। ठीक है, अगर मैं बात करूं लॉर्ड हेस्टिंग के समय, तो देखो भैया, लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही होता है आपका प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध भी होता है। ठीक है, जो अंग्रेज लोग क्या करते हैं भैया, 1814 में कह देते हैं कि हाँ भैया अब हम आक्रमण करेंगे गोरखा लोगों पे। ठीक है ना, तो फिर 1816 में ये आक्रमण समाप्त हो जाता है। आधिकारिक तौर पे जो आपकी संगोली की संधि होती है उसकी भैया 1816 में पुष्टि हो जाती है। ठीक है, अगर वहीं पे मैं बात करूँ इस तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध की, तो देखो भैया कब होता है ये? 1817 से, ठीक है, 18 के बीच में होता है। इसमें मराठा लोग हार जाते हैं, फिर होती है भैया पूना की संधि। क्या होती है? पूना की संधि होती है। ठीक है, फिर देखो हमारा अगला प्रश्न है कि काचुला खर्क प्रसिद्ध है? तो देखो, जो आपका काचुला खर्क है वो प्रसिद्ध है, मैं आपको बता चुका हूँ, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। ठीक है, अब जो हमारा अगला प्रश्न है वह है सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय स्थित है? तो देखो भैया, सिमलीपाल जो आपका जीवमंडल स्थित है ना, वो स्थित है आपका उड़ीसा में। ठीक है ना, उड़ीसा में स्थित है। आप बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल, यानी जो अभी उत्तराखंड है, राज्य अस्तित्व में आया? वो अस्तित्व में आया था आपके KR नारायण जी के।
ठीक है ना। KR नारायण जी आपके राष्ट्रपति बने थे 1997 से सन 2002 तक। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है भैया जितने भी आपके संसद के समस्त सदस्य हैं उनके द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी तो कब चढ़ी थे भैया? सन 1984 में। ठीक है, 1984 में बिल्कुल ही सही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो माना जाता है वी कुरियन जी को। ठीक है ना, आप सभी को पता है अमूल की स्थापना की थी इन्होंने। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो हमारा 73वां प्रश्न है, चौफुला है। ठीक है, चौफुला क्या है भैया? चौफुला एक आपका नृत्य है। ठीक है ना, चौफुला एक आपका नृत्य है जो कि आपका, अगर मैं बात करूं तो गढ़वाल क्षेत्र में जो आपके स्त्री पुरुष हैं उनको एक अलग अलग टोली बना के ये आपका नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो हमारा 74वां प्रश्न है वह है, सन 2019 में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया। तो सन 2019 में जन्म दिवस मनाया गया था, वो 550वीं आपकी जयंती के रूप में मनाया गया था। ठीक है, फिर हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? ठीक है ना, तो उस समय की बात है, उस समय दिया था भैया गंगोत्री ग्लेशियर को। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो हमारा 76वां प्रश्न है वह है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ठीक है, ये आपका कथन है। अब निष्कर्ष देखो, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं। ठीक है, नहीं भैया यहाँ पे तुम बात मैच ही नहीं कर रही है। सुबह की सैर जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है कह रहा है, और ये कह रहा है सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं। ना ना ना, गलत हो गया। निष्कर्ष दूसरा, शाम की सैर नुकसानदायक होती है। ठीक है, ये भी नहीं बोला है भैया, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी है बोला है। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, काशीपुर यानी जो उधमसिंह नगर में है आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो देखो IIM की बात चल रही है। IIM की स्थापना हुई थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, क्योंकि IIM आपका बना था सन 2011 में। कब बना था? सन 2011 में। तो आपकी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो सन 2007 में स्टार्ट होती है और सन 2012 तक चलती है भैया। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की गई थी। तो की गई थी किसके द्वारा भैया? वो चूरामल और बदन सिंह जी द्वारा की गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, बंदरपूछ स्थित है। तो देखो भैया आपका जो बंदरपूछ स्थित है ना वो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्या है आपका उत्तरकाशी में? यमुनोत्री ग्लेशियर भी है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर भी है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो अब हमारा 80वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। तो सन 1952 में लागू की गई थी। ठीक है ना, सन 1952 में पॉलिसी की बात हो रही है। ठीक है, भारत में। और यहीं से याद कर लो, अगर मैं बात करूं भारत में वन विभाग की तो 1864 में होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कुमाऊं की तो 1868 में होती है। ठीक है, और वहीं पे मैं बात करूं अगर गढ़वाल की तो 1869 में होती है। और वहीं पे मैं बात करूं टिहरी के वन विभाग की तो 1885 में होती है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो स्थित है भैया गोपेश्वर चमोली में। ठीक है, गोपेश्वर चमोली में स्थित है। और देखो गोपेश्वर से एक और चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए, गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख। ठीक है ना, वहाँ पे हमें 2 राजाओं के जो है नाम प्राप्त होते हैं, एक तो गणपति नाथ, एक अशोक चल। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 82वां प्रश्न है कि 81वां हो गया ना, हाँ 82वां प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। तो वो किया जाता है भैया जब आप किसी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हो तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। ठीक है, ए हमारा सही हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 83 प्रश्न है, देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी। तो की थी भैया ज्योतिराम कांडपाल जी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूह में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो कहलाती है भैया आपकी क्या, वर्गीकरण। ठीक है ना, आप क्रमबद्ध करते हो मतलब वर्गीकरण कर रहे हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। ठीक है, तो बुरांस है भैया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो 86वां प्रश्न है, एक नगर जहां अक्टूबर 2019 में राष्ट्रपति, ये मेरे को याद नहीं है भैया। ठीक है, करंट का है उस समय का, और वैसे होगा तो आपका कोयम्बटूर तो नहीं गए थे उस समय जब सी जिनपिंग आए थे, तो झूले में बैठ के, वो न्यूज़ में चला था, वो झूले में बैठ के झूला झूल रहे थे सी जिनपिंग को। इसमें मामलापुर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगर होगा तो इसको चेक कर लेना, वैसे करंट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2019 का। तो देखो आपका 87वां प्रश्न है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो देखो भैया, कत्यूरी शासकों की राजभाषा जो थी ना, वो थी आपकी संस्कृत। ठीक है ना, और लोक भाषा क्या थी, वो पाली थी। ठीक है, चलो इतना भी आपने ध्यान में रखना है, जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो हमारा अगला प्रश्न है कि 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो 3 के विपरीत बोल रहा है, तो यहाँ पे 1 और 3 देखो, और यहाँ पे भी 1 और 3 देखो, यानी इस 2 के विपरीत तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 2 और 3, इस 2 और 3 को देखो, और इस 2 और 3 को देखो, यानी आपका इस 1 के विपरीत ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। अब बचा क्या भैया यहाँ पे आपका, रुको इसको मैं मिटा ही देता हूँ, अब समझोगे आप। ठीक है, 1 के विपरीत 4 हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे आपका, यहाँ पे 3 बच गया भैया। ठीक है ना, 3 बच गया, तो अब 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 2 ही नंबर तो बच रहे हैं अब आपके, ध्यान दो। तो 3 के विपरीत होगा 6। ठीक है, 3 के विपरीत अब आपका 6 हो गया। ठीक है, समझ गए, सिंपल सी बात। तो 6 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 89वां प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान, जिसे आप FRI कहते हो, भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया। तो वो क्या था, CG ब्लूमफील्ड। ठीक है ना, चलो CG ब्लूमफील्ड। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है। तो माना जाता है भैया शेख बहाउद्दीन जकारिया को। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 91वां प्रश्न है, कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, का गठन किया। तो वो किया गया था कब भैया, सन 2013 में किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं। तो देखो भैया, बादल गड़कना, ठीक है ना, ये बारिश होना, ये सभी होता है आपका क्षोभ मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में तो एकदम समताप रहता है, जहाँ हवाई जहाज भी उड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है। तो आप सभी को पता है, यशोधर मठपाल जी चित्रकला से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो वह है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 95वां प्रश्न है, द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। एटकिंसन जी हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो 96वां प्रश्न है, भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया। तो भैया पेट्रोलियम पे ही किया गया होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी भी आएगा ऐसा सवाल, तो अभी भी आप पेट्रोलियम ही लगा देना। ठीक है, तो 97वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई थी। 108 यानी लास्ट में 8 है, यानी 2008 में की गई थी। ठीक है, फिर हमारा 98वां प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है। ठीक है ना, भाभा कवच एक आपका हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो आप कह सकते हो भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन का बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो हमारा 99वां प्रश्न है, भीकलताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है। ठीक है, तो ये प्रश्न ही गलत है भैया। ये भीकलताल तो आपका किधर है, भीकलताल तो आपका रुद्रप्रयाग में है ना। भीकताल, भीकताल की बात चली होगी मेरे ख्याल से, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, भीकताल किधर है, रुद्रप्रयाग में, जिसे आप कहते हो ये आपका अंडाकार ताल भी है।
ठीक है। और ये जो आपका ब्रह्मताल है ये तो भैया चमोली में ही है, ठीक है, चमोली में ही है। तो ये प्रश्न आपका कुछ गलत लग रहा है मेरे को, कुछ गड़बड़ है इसमें तो, ठीक है ना। ये आपका रुद्रप्रयाग में स्थित हो गया, भेकताल की बात चल रही है अगर, ठीक है। और ये आपका ब्रह्मताल आपका चमोली में स्थित हो गया, ठीक है। चलो इसको छोड़ ही देते हैं, फिर कोई आंसर नहीं लगाते हैं इसमें, ठीक है, 99 में। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 100वां प्रश्न है कि ABCDE और F 6 गांव हैं। FD के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है। ऐसे बना देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं भैया पूर्व, ठीक है, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। अब क्या कह रहा है भैया, देखो F जो है वो D के पश्चिम में है, यानी यहाँ पे अगर आप D लिखते हो तो इस D के पश्चिम में कौन है भैया, यहाँ पे F है, ठीक है, F है, ठीक है ना। तो फिर 1 किलोमीटर दूर है। और E के पूर्व में, जो B है ना वो E के पूर्व में है, ठीक है, यानी जो B है वो E के पूर्व में, इस E के पूर्व में कौन है यहाँ पे भैया, B हो गया आपका, ठीक है ना, 1 किलोमीटर दूर है। फिर A जो है वो E के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे A जो है A, इस A के उत्तर में ऊपर की ओर होगा आपका A, ठीक है ना, उत्तर में स्थित है आपका, ठीक है ना। E के ऊपर 2 किलोमीटर, C A के पूर्व में है, तो आपका जो C है ना वो A के पूर्व में, यानी यहाँ पे को आपका C हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है भैया कि कौन से 3 गांव एक रेखा में है, तो 3 गांव आपके ADE हो गए, ठीक है ना, ADE। तो ADE ऑप्शन 20 में हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आज हमने बात करी है आपके जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसकी, ठीक है। अभी हम शिफ्ट 2 की भी बात कर लेंगे। तो अब करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।